हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 10th मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 10.1 पूरा कंप्लीट किए हैं। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 10.2। तो हम लोग वृत्त भी पढ़ रहे हैं ना। तो प्रश्नावली 10 आपने 10.1 में क्या देखा था? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होता था? कोई एक वृत्त है, वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए अगर आप कोई रेखा खींचो तो इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट। आज हमें यह देखना है, एक प्रमेय देखना है। प्रमेय आपका क्या कहता है कि अगर किसी वृत्त पर हम बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचे, यानी मान लो ये आपका वृत्त है, अगर आप इस वृत्त पे कोई एक बाह्य बिंदु ये है, मान लो बाह्य बिंदु को हमने क्या बोला? P। तो अगर आप बाह्य बिंदु P से इस वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचो, मान लो एक स्पर्श रेखा ये हुई, समझ लेना ना, ये स्पर्श करके गया, और मान लो ये दूसरी स्पर्श रेखा ये है। तो अगर आप बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचो तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाइयां क्या होती हैं? समान होती हैं, बराबर होती हैं। जब हम स्पर्श रेखा की लंबाई का बात करेंगे तो हम बाह्य बिंदु से, देखो आपको पता है कि स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है उस बिंदु को स्पर्श बिंदु बोलते हैं। स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु बोलते हैं ना। तो चलो इसको बोल देते हैं P है ये Q, और इस पॉइंट को हमने क्या बोला? तो जब स्पर्श रेखा की लंबाई की बात आएगी तो हम लोग बाह्य बिंदु से स्पर्श बिंदु तक की लंबाई का बात करेंगे, क्योंकि स्पर्श रेखा ये पूरा स्पर्श रेखा है। तो अगर स्पर्श रेखा एक रेखा है तो रेखा की लंबाई असीमित होती है, अपरिमित होती है। आप रेखा को दोनों साइड बढ़ा सकते हो, फिर उसकी एक निश्चित लंबाई मिलेगी ही नहीं आपको। तो हम लंबाई को फिक्स करेंगे, तो रेखा ना लेके रेखा खंड लेंगे, और रेखाखंड कहां से कहां तक? बाह्य बिंदु से स्पर्श बिंदु तक। तो बाह्य बिंदु से स्पर्श बिंदु तक जो स्पर्श रेखा की लंबाई स्पर्श रेखा होगी उसी लंबाई को हम लोग स्पर्श रेखा की लंबाई बोलेंगे। तो ये जो स्पर्श रेखा की लंबाइयां होती हैं क्या होती हैं? बराबर। तो आपको यही प्रमेय सिद्ध करना है कि यदि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाए तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। आप लिखो प्रमेय, थ्योरम। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? समान होती। ठीक है, चलो इसको हम लोग क्या करते हैं? प्रूफ। सबसे पहले आपको मिला क्या है? एक आपको वृत्त है, मान लेते हैं इस वृत्त का केंद्र क्या है? O है, और इस पे एक बाह्य बिंदु P है जिससे आपने दो स्पर्श रेखा PQ और PR खींचा है। हमको सिद्ध करना है PQ बराबर है किसके? PR के। तो पहले आप इतना लिख लो, दिया है, ये तो आपको दिया है ना कि एक वृत्त है। अब अपने मन से मान लो उसका केंद्र क्या है? O है। दिया है O केंद्र वाला O केंद्र तथा R त्रिज्या, सीधा से लिख दे, त्रिज्या भी मान लेते हैं इसी समय R। O केंद्र तथा R, स्मॉल r मानते हैं, स्मॉल r त्रिज्या वाला क्या है? एक वृत्त है जिस पर या जिसके बिंदु कहां पर? Q तथा R पर बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा खींची जाती है। आप यहां पर यही बोल सकते थे, बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PQ तथा PR खींची जाती है ना। लिख देते हैं, स्पर्श रेखा PQ तथा PR खींची जाती। हमको अब सिद्ध करना है
क्या सिद्ध करना है, बोलो, सिद्ध करना है ये पी क्यू बराबर होगा किसके, पी आर के। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम सबसे पहले इसे सिद्ध करने के लिए पी को किससे मिला देते हैं, ओ से ना। अब आपको पता है कि केंद्र से वृत्त को मिलाने वाला जो बिंदु होता है उस बिंदु को आप क्या बोलते हो, त्रिज्या। तो ये भी त्रिज्या होगा, तो ये भी फिर त्रिज्या होगा। और जो त्रिज्या होता है वह स्पर्श रेखा पे क्या होता है, जो त्रिज्या होता है वह स्पर्श रेखा पे क्या होता है। तो ये आपको एक समकोण त्रिभुज ऊपर दिखा पी क्यू ओ, और एक आपको नीचे समकोण त्रिभुज दिखा पी आर क्यू, बोलो। ठीक है, और आपको पता है कि अगर कोई दो त्रिभुज समकोण हो, ध्यान से इधर सुनो, मान लो एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। अगर दोनों त्रिभुज समकोण है तो यानी एक कोण बराबर हो एक कोण भी बराबर है किसके, कोण क्यू के। ठीक, कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण। और अगर कर्ण भी बराबर हो गया यानी AC बराबर हो गया किसके, PR के। और इन दोनों में से या तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए या तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए, कोई एक भुजा बराबर हो जाए। चलो मान लेते हैं कि चलो AB ये बराबर है किसके, PQ के। तो ये तो आपका राइट एंगल हुआ, ये आपका हाइपोटेनस हुआ और ये आपका एक साइड हुआ। तो RHS सर्वांग समता कसौटी से आप बोलोगे दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होने का मतलब आपने किसको बराबर लेके चला था, इन दोनों को बराबर लेके चला ना। तो जो बची तीसरी भुजा होगी ये भी क्या हो जाएगी, साथ में ये कोण इसके बराबर, ये कोण तो 90-90 था ही, ये जो दूसरा कोण बचा ये क्या हो जाएगा, बराबर। तो RHS सर्वांग समता कसौटी समझ में आ रहा है ना, तो ये आपको लिखना है। तो यहाँ पर भी देखो वही चीज है कि नहीं है, एक कोण देखो ऊपर वाले त्रिभुज में एक कोण 90 अंश है, नीचे वाले त्रिभुज में भी एक कोण 90 अंश है। 90 अंश के सामने वाला क्या होता है, कर्ण। तो देखो जो कर्ण आपको पहले वाले त्रिभुज में मिला इस 90 अंश के सामने भी तो वही कर्ण पड़ेगा, तो भी यानी कर्ण भी बराबर हो गया दोनों त्रिभुज का। और इसका एक भुजा रेडियस है और इस त्रिभुज का भी जो दूसरा भुजा है वो वृत्त का रेडियस है। रेडियस तो हमेशा बराबर होता है, त्रिज्या हमेशा बराबर होता है, तो दूसरी भुजा भी बराबर होगी। तो RHS सर्वांग समता कसौटी से आप इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम बोल सकते हो। और जैसे ही दो त्रिभुज सर्वांग सम हुआ, जो नहीं बराबर था ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखो किस किस त्रिभुज में बात कर रहे हैं, त्रिभुज PQO, यहां तक आना है ना, PQO, त्रिभुज PQO तथा त्रिभुज PRO से क्या बोल सकते हो। पहले जो कोण 90 अंश से बताओ, एंगल Q ये बराबर है एंगल R का। अरे बोलो, ये जो Q पे कोण बना ये कोण R पे कोण के बराबर है कि नहीं बराबर है, और ये क्यों है, क्योंकि ये समकोण है। चलो हम ऐसे लिख देते हैं, ये बराबर है कितने के, 90 अंश के। और क्यों 90 अंश है वो आप कोष्ठक में रीजन दे दो। त्रिज्या ये परपेंडिकुलर होता है किस पे, स्पर्श रेखा, सीधा ऐसे लिख दे, समझ लीजिए ना ये बात। इधर हम मिटाते हैं ये बिना मतलब का। त्रिज्या आप लोग पूरा लिखना, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता। ठीक है, अब ये कोण के बारे में आपने बात किया, फिर हमको किसके बारे में बात करना, हाइपोटेनस के बारे में। तो ऊपर वाले त्रिभुज का जो भुजा PQ है, अरे अगर आप ये समकोण हो तो इसके सामने भुजा ये PO मिला ना, सॉरी क्या मिला, PO। ये किसके बराबर है, नीचे वाले कोण के सामने भुजा भी तो PO मिला, ये इसके बराबर। और ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है, उभय निष्ठ भुजा है। ठीक, और बताओ कोई एक साइड बराबर हो, ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस, यानी QO यह बराबर है किसके, RO बोल दो। ठीक है, RO के। और ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों, और आप लिखना है तो लिख लो, आपने माना ये त्रिज्या है ना, तो त्रिज्या को आपने किससे दर्शाया है, स्मॉल r से दर्शाया है। कहाँ लिखी हो, जिसके यहाँ पर एकदम स्टार्टिंग में। ठीक, तो ये क्या है आपका R, और आप बोल दो ये क्या है आपका त्रिज्या है, इसलिए बराबर। तो जब अब देखो यहां पर एक आपका कोण 90 अंश हुआ, आपका कर्ण बराबर है यानी राइट एंगल हाइपोटेनस, और एक साइड बराबर है। तो RHS सर्वांग समता कसौटी लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो, यानी हम क्या लिखते हैं, दिस इंप्लाइज दैट RHS सर्वांग समता कसौटी से क्या, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम।
तो कौन कौन सा त्रिभुज? आपको लिखने का तरीका बताएं। देखो आपको दो भुजा पता है कि नहीं पता है? तो अगर दो भुजा पता है तो जो दोनों में कॉमन होगा उसको आप कहाँ लिख दो? बीच में। बाकी पहले वाले का पहले लिख दो और जो बाद वाले का बचा उसको बाद में लिख दो। ये सर्वांग होगा किसके? इन दोनों में देखो कुछ कॉमन है, ओ कॉमन है, तो ओ को आप कहाँ लिख दो? बीच में। पहले क्या बचा है? पी, और इसमें क्या बचा है? आर। ठीक है, सामने त्रिभुज लगा दो, त्रिभुज पी ओ आर, और यहां पर भी त्रिभुज पी ओ क्यू। तो जो त्रिभुज पी ओ क्यू है ये किसके सर्वांग सम हो जाएगा? पी ओ आर के। अरे आप ऐसे चले तो इसमें भी देखो ऐसे ही एक जैसे चल रहा है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया? और जैसे दो त्रिभुज सर्वांग सम होता है, जो नहीं बराबर वो भी बराबर हो जाता है। यानी अभी देखो हमको किसके किसके बारे में पता था? केवल ये कॉमन भुजा पता था और ये दोनों बराबर है, ये दोनों सिद्ध करना था। तो बराबर हो जाएगा नहीं बराबर हो जाएगा? तो आप यहां से बोल सकते हो क्या? दिस इंप्लाइज दैट भुजा पी क्यू ये बराबर हो जाएगी किसके? पी आर की। क्यों? हम सीधा लिख दे बाई सी पी सी टी, या आप लिख सकते हो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा। अरे भुजा है ना, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है? बराबर। और संगत कोण भी क्या होता है? बराबर। तो बाई सी पी सी टी सीधा लिख दो। यही तो आपको प्रूफ करना था। ठीक है, समझ में आया है? तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो। अब आपको तो इतना प्रूफ करना था, आपने इतना प्रूफ किया। अब इसी के साथ आप कुछ और समझो। जैसे ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हुआ, पी वाला पी के बराबर होगा, यानी ऊपर वाले में ये एंगल पी बना इतना, और ऊपर वाले त्रिभुज में केवल इतना ही एंगल पी है ना, और नीचे वाले त्रिभुज में ये एंगल, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, और ओ वाला ओ के बराबर होगा, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है, क्या ये जो रेखा था स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा है, स्पर्श रेखाओं के बीच जो पूरा कोण बना था उसको दो बराबर बराबर भाग में बांट दिया। यस सर। और जो केंद्र पर जो कोण बना उसको बराबर बराबर भाग में बांट दिया। यानी आप अब यहां से एक बात याद रखना, बाय बिंदु, ये कौन सा बिंदु है? ये पी बाय बिंदु है ना। बाय बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है वह स्पर्श रेखाओं के बीच बने कोण तथा स्पर्श बिंदुओं से होकर जाने वाली त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर बने कोण को क्या करती है? समद्विभाजित करती है, यानी बराबर भाग में बांट देती। बात समझ में आ रहा है ना? और मजे की बात ये है, आपको ध्यान से देखना, आपको क्या एक बात पता है? एक चतुर्भुज में टोटल कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री, 360। चतुर्भुज में, त्रिभुज में 180 अंश का कोण बनता है और चतुर्भुज में 360 अंश का कोण बनता है। तो आपको पता है कि यहाँ पर 90 और यहाँ पर 90 बन चुका है, तो 90 90 180 कंप्लीट। अब बचा कितना? 180, यानी ये और ये मिलके कितना होगा? 180। अरे चारों मिलके 360 होगा ना, तो जब दो मिलके 180 हो गया, जो बचा दो है वो भी मिलके 180 ही होगा, तभी तो 180 180 मिलके 360 होगा। तो यानी अब ये भी याद रखना कि स्पर्श रेखाओं के बीच बने कोण तथा स्पर्श बिंदुओं से होके जाने वाली त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर बने कोण का योगफल कितना होता है? 180। फिलहाल ये आपके कोई न कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, तो पहले आप नोट करके ये बात लिख लो। क्या एक काम करो, पहले आप इतना कॉपी करो, फिर हम थोड़ा, हमें स्पेस चाहिए लिखने के लिए, तो इधर लिखते हैं। तो आप कॉपी कर चुके होगे इसे। देखो ये आपके प्रमेय के अब प्रमेय से अलग है, ठीक है ना? प्रमेय आपका यहां तक प्रूफ हो चुका है, लेकिन हमने ये जो पाया है इसी से और कुछ निष्कर्ष निकालते। ये आपका कौन सा बिंदु था? क्यू। चूंकि आपको क्या मिला है, नोट करके यहां पर लिखना, नोट या टिप्पणी करके भी लिख सकते हो। त्रिभुज पी ओ क्यू यह क्या है? सर्वांगसम है। किस त्रिभुज की? त्रिभुज पी ओ आर। तो इस बात का मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट क्यू पी ओ, क्यू पी ओ, जो कोण क्यू पी ओ है ये किसके बराबर होगा? आर पी ओ के, एंगल आर पी ओ, सॉरी ओ ना, क्यू पी ओ, यह कोण आर पी ओ के बराबर, और साथ में क्यू ओ पी एंड एंगल क्यू ओ पी यह किसके बराबर होगा? एंगल क्यू ओ पी यह इस एंगल के बराबर होगा ना, यानी आर ओ पी, एंगल आर ओ पी। समझ में आ रहा है ना? और ये कहां से? ये भी बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रेस ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग।
अब भाग में भुजा भी आ जाएगा, कोण भी आ जाएगा, वरना आप सीधा यहां पर लिख सकते हो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण है। यहां पर भुजा बराबर होते हैं, यहां पर कोण बराबर होता है, तो कोण और भुजा ये भाग ही तो होते हैं त्रिभुज के ना, तो ठीक है। अब जैसे ये दोनों कोण बराबर हुआ तो आप इसको थोड़ा वर्ड में लिखना। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि बाह्य बिंदुओं या स्पर्श रेखाओं के बीच बने कोण, या बोलो बाह्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा ना, बाह्य बिंदु कोष्ठक में लिख देती से केंद्र को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा क्या करती है, स्पर्श रेखाओं के बीच बने कोण, स्पर्श रेखाओं के बीच बने कोण तथा स्पर्श बिंदुओं को, स्पर्श बिंदुओं से होके जाने वाली त्रिज्या के द्वारा केंद्र पर बना कोण। स्पर्श बिंदुओं, इस बिंदु को स्पर्श बिंदु बोलते हो ना, स्पर्श बिंदुओं से होकर जाने वाली त्रिज्याओं, जाने वाली त्रिज्याओं के द्वारा केंद्र पर बने कोण, कोण को क्या करती है, समद्विभाजित करती, हाँ वही बात है, समद्विभाजित करती, बात समझ आ रहा है ना, तो ठीक है। या आप इसी को बुक में ऐसा बोला है कि जो आपका केंद्र होता है, इधर सुनो, जो आपका केंद्र होता है वह कहाँ स्थित होता है, स्पर्श रेखाओं के बीच बने कोण के कोणार्धक पर। कोणार्धक यानी कोण को आधा करने वाली रेखा, कोणार्धक का मतलब कोण को आधा करने वाली रेखा। तो स्पर्श रेखाओं के बीच जो कोण बन रहा है उस कोण को आधा करते हुए रेखा ले जाओगे, वही जाके केंद्र मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जो केंद्र कहाँ स्थित होता है, स्पर्श रेखाओं के बीच जो कोण बन रहा है उसके कोणार्धक पर ना। इसी बात को, इतने बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो केंद्र होता है वह स्पर्श रेखाओं के बीच बने कोण के कोणार्धक पर स्थित होता है। केंद्र आपको कहाँ मिला है, इस रेखा को ही आप कोणार्धक बोले। कोणार्धक का मतलब कोण को आधा करने वाली रेखा। तो स्पर्श रेखाओं के बीच जो कोण था उसको आधा करते हुए रेखा खींचोगे, उसी रेखा पर आपको केंद्र मिलेगा कि नहीं मिलेगा, केंद्र और कहीं ऊपर नीचे नहीं मिलेगा, उसी रेखा पर मिल जाएगा। ठीक है, आप ये डिटेल में अच्छे से इसे याद रखना। फिर आगे चला जाए इसके, चलो आपको ये कॉपी करना है, पहले आप इसे कॉपी कर लो। अब हम देखते हैं इसका उदाहरण, यानी उदाहरण नंबर 1। चलो एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि दो समकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। आपको क्या बोला है, ध्यान से इधर सुनना। दो समकेंद्रीय वृत्त है, समकेंद्रीय वृत्त का मतलब एक ऐसा वृत्त जिसका केंद्र क्या हो, समान हो। जैसे पहला वृत्त है, इसका भी केंद्र वही है, जो दूसरा वृत्त है जो उसका भी केंद्र वही है। मान लेते हैं दोनों का केंद्र क्या है, ओ। तो समकेंद्री का मतलब समझ रहे हो ना, समान केंद्र वाला। तो पहले वृत्त का जहां केंद्र होगा दूसरे वृत्त का भी वही केंद्र होगा। तो जब समकेंद्री बोलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा ना। तो बोला है कि सिद्ध कीजिए कि दो समकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा। अब बड़ा वृत्त तो यही है, इस बड़े वृत्त की एक जीवा ये भी होगी, दूसरी जीवा ये भी होगी, ये भी जीवा होगी, ये भी जीवा होगी, इसकी ये भी जीवा होगी। हमको इसी जीवा का बात कर रहा है। किस जीवा का बात कर रहा है, इसी जीवा का बात कर रहा है। क्यों इसी जीवा का बात कर रहा है, लिखा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। समझ में आ रहा है ना। तो ये वाली जो जीवा है, देखो छोटे वृत्त को स्पर्श किया नहीं किया, ये वाला जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श नहीं किया, ना तो ये वाली जीवा ने स्पर्श किया, ना तो ये वाली जीवा ने स्पर्श किया, ना तो ये वाली जीवा ने स्पर्श किया। तो फिर ये वाली ही जीवा का बात कर रहा है।
तो हमको यही सिद्ध करना कि अगर कोई आपका दो संकेंद्रीय वृत्त है, उसमें बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। यानी जिस बिंदु पर स्पर्श किया उसी बिंदु को आपने स्पर्श बिंदु बोला है। स्पर्श बिंदु से समद्विभाजित हो गया। समद्विभाजित होने का मतलब दो बराबर भाग में बढ़ गया, यानी जितना भाग इधर का होगा उतना ही भाग इधर का होगा। हमको ये सिद्ध करना है, ठीक है। अब कैसे सिद्ध करोगे? आओ, आपने क्लास 10th में एक प्रॉपर्टी पढ़ा है, सॉरी क्लास 9th में एक प्रमेय पढ़ा होगा कि अगर कभी भी, ध्यान से इधर देखो, मान लो ये वृत्त है, ये क्या है? वृत्त है। अब इस वृत्त की क्या है? मान लो कोई एक जीवा है, और मान लो ये वृत्त का क्या है? केंद्र है। तो अगर वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डालो तो वह लंब क्या करता है? जीवा को समद्विभाजित कर देता। ख्याल है कि नहीं? ये प्रॉपर्टी याद रखो। नहीं ख्याल है तो क्लास 9 में आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है, ये आप प्रगुण पढ़े हो कि किसी वृत्त में, किसी वृत्त के जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। आपने प्रॉपर्टी याद रखना, ये प्रगुण याद रखना। क्या? किसी वृत्त के जीवा पर अगर केंद्र से आप लंब डालोगे, यानी केंद्र से जो डाला गया लंब होता है वह जीवा को क्या कर देता है? समद्विभाजित कर देता, यानी दो बराबर भागों में विभाजित कर देता। तो आप कुछ टाइम के लिए भूल जाओ ना ये आपका वृत्त है, आप कुछ टाइम के लिए भूल जाओ कि आपके पास ये छोटा वृत्त है। आप मान लो आपके पास छोटा वृत्त नहीं है, आपके पास केवल ये बड़ा वृत्त है। अगर आपके पास ये केवल बड़ा वृत्त है, बोलो, अगर ये केवल बड़ा वृत्त है तो बड़े वृत्त के लिए ये जीवा हुआ, ठीक है। अगर केंद्र से आप इस पे लंब डालोगे, केंद्र से आप इस पे क्या करोगे? लंब डालोगे, तो ये जो लंब होगा यह क्या करेगा? जीवा को समद्विभाजित कर देगा, ठीक है। लेकिन यह क्या स्पर्श बिंदु भी है साथ में साथ? मान लेते हैं, चलो इस बिंदु को बी क्या बोल देते हैं? पी। तो क्या ये स्पर्श बिंदु भी है? स्पर्श बिंदु भी है। तो आपने इसके पहले प्रॉपर्टी पढ़ा है क्या? कि जो त्रिज्या होती है वह जीवा पर, सॉरी स्पर्श बिंदु पर या अन्य स्पर्श रेखा पर लंब होती है। बोलो, आपने प्रॉपर्टी पढ़ा ना कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वह स्पर्श रेखा पर क्या होती है। तो अगर यह छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा का भी तो काम कर रहा है, तो अगर यह रेखा यानी जो बड़े वृत्त की जीवा है यह छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा का कार्य कर रहा है, तो ये छोटे वृत्त का क्या हुआ? त्रिज्या। अरे केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या ही तो कहते हो। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है? लंब। यानी आपको पता चला कि यह कोण कितना होगा? 90। अब आप बड़ा, सॉरी छोटा वृत्त भूल जाओ। छोटा वृत्त भूलने का मतलब क्या है कि अब बताओ, क्या आपको बड़े वृत्त पे जीवा पता है और उस जीवा पर केंद्र से होके जाने वाला लंब पता है? तो प्रॉपर्टी यही तो है कि जो केंद्र से होके जीवा पे अगर आप लंब डालोगे तो वह लंब जीवा को क्या कर देता है? तो यानी ये दोनों बराबर बराबर भाग में बट जाएगा। आप बोलोगे तो हमें पहले से पता है दो बराबर बराबर भागों में बटेगा, हम क्यों ये छोटा वृत्त यहाँ पर क्यों बोले थे? छोटा वृत्त बोलने का क्या मतलब था? अच्छा, अगर आपको केवल बड़ा वृत्त बोलता और आपको केवल ये जीवा देता, ठीक है, और आपको केवल केंद्र देता, तो आपको कैसे पता चलता कि ये रेखा लंब रेखा है? पता चलता ये लंब रेखा एक नहीं है, ये रेखा हो सकता है, ये भी हो सकता था, ये रेखा ये भी हो सकता था, लंब नहीं भी हो सकता था ना। लेकिन जैसे आपको इसमें छोटा वृत्त दिया, छोटा वृत्त देने का मतलब ये त्रिज्या दे दिया, और त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होता है? लंब होता है। यानी आपको छोटा वृत्त देने का मतलब, देखो सवाल में कहीं नहीं बोला है कि लंब, सवाल में लंब वर्ड यूज नहीं किया है, लेकिन छोटा वृत्त देने के पीछे उसका कॉन्सेप्ट ही यही था कि जैसे आपको छोटा वृत्त पता चला, छोटे वृत्त पे यह स्पर्श रेखा हो गया और यह स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या हो गई। आपको यहाँ पर वो चेक कर रहा था, क्या आपको ये प्रॉपर्टी पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है? तो आपको लंब कहीं नहीं दिया था, लेकिन हमें प्रॉपर्टी पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है? लंब होती है। बात समझ में आ रहा है ना? तो चलो फिर हम इसमें लिखते हैं। सबसे पहले आप इसमें क्या लिखोगे? जो जो आपको दिया है पहले आप उसके बारे में लिख लो। क्या क्या आपको दिया है? दो वृत्त हैं। कितने वृत्त हैं? दो वृत्त है, और दोनों वृत्त कैसे हैं? संकेंद्रीय हैं, यानी दोनों का केंद्र क्या है? ओ। तो आप लिखो दिया है। क्या दिया है? अब आप बोलोगे सवाल में तो ऐसा कहीं नहीं दिया है कि ओ केंद्र वाला दो दो वृत्त है। आपको ये बस दे दिया ना, दो संकेंद्रीय वृत्त है, इसका मतलब आपको अब दे दिया वो। अब उसमें आपको जो चाहिए अपने मन से आप लिख लो। जब आपको वृत्त दे दिया तो उसका केंद्र भी दे दिया, उसका त्रिज्या भी आप अपने मन से कुछ मान लो, लेकिन लिखोगे वो दिया ही है, क्योंकि आपको वृत्त दिया ना। तो अगर वृत्त दिया यानी उसका सब कुछ दे दिया, केंद्र दिया, त्रिज्या दिया, जो आपका मन है सो मान लो। तो आप लिखो दिया है ओ केंद्र
वाला दो समकेंद्रीय वृत्त है। और आपको ये भी बोला है कि बड़े वृत्त की जो ये जीवा है यह छोटे वृत्त पे क्या है, स्पर्श, छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जाती है ना। तो चलो एक काम करो, इस जीवा को आप कुछ मान लो ए और इस जीवा को आप क्या मान लो बी, और यह जिस बिंदु पर स्पर्श किया उस बिंदु को आप क्या मान लो बी। तो आपको यह भी दिया है क्या, बड़े वृत्त की जीवा ए बी छोटे वृत्त को किस बिंदु पर स्पर्श करती है, बिंदु पी पर स्पर्श करती है। बड़े वृत्त की जीवा, कौन सी जीवा, ए बी छोटे वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती है। एक काम करो आप, इसी वक्त आप जब माने हो कि ओ केंद्र वाला दो संकेंद्रीय वृत्त है, आप इसके त्रिज्या को भी इसी समय लिख लो ना। छोटे वृत्त को त्रिज्या को क्या मान ले r1 और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या को क्या मान लो r2। आप लिख लो जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः कितना है r1 और r2 ऐड कर लेना वहां पर ना। r1 का मतलब क्या, r1 का मतलब क्या, ये जो छोटे वृत्त की त्रिज्या है इसको r1 माने हैं और जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है इसको r2 माने। त्रिज्या क्या होता है समझ में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। देखो ये त्रिज्या ही तो है ना छोटे वृत्त के लिए और ये आपका बड़े वृत्त के लिए, ठीक है। तो आपने क्या लिखा कि जो बड़े वृत्त की जीवा ए बी है वह छोटे वृत्त को कहां स्पर्श करती है, बिंदु पी पर स्पर्श करती है। तो क्या ये भी, तो अगर आप इस केंद्र ओ को इस बिंदु स्पर्श, क्योंकि अगर यहाँ पर स्पर्श करता है तो आपका स्पर्श बिंदु हुआ, तो केंद्र को यहां से जब आप मिलाओगे तो ये त्रिज्या हो जाएगी, यानी आप इसको भी r1 बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो। तो जो r1 है यह ए बी पर परपेंडिकुलर होगा, क्यों परपेंडिकुलर होगा, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो आप लिखो क्या, चूंकि OP यह परपेंडिकुलर है किसके, ये जो आपका O से P है यह परपेंडिकुलर है किसके, AB के। और क्यों परपेंडिकुलर है आप रीजन दे दो, क्यों, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। कोई दिक्कत नहीं आता। और जैसे ही आपने यह बता दिया कि यह आपकी जो त्रिज्या है यह त्रिज्या इस स्पर्श रेखा पे लंब है, अब आप छोटे वृत्त को भूल जाओ। किसको भूल जाओ, छोटे वृत्त को भूल जाओ, इसका कोई काम नहीं है ना। अब जैसे आपने छोटे वृत्त को भूला, ठीक है, भूलने का मतलब केवल हम समझने के लिए ऐसा करते हैं। अब आपको क्या बड़े वृत्त की केवल जीवा दिख रही है और एक केंद्र से होके जाने वाली रेखा दिख रही है, ये त्रिज्या है क्या, ये अब त्रिज्या नहीं है। अब ये छोटे वृत्त की त्रिज्या थी ना, अब बड़े वृत्त की त्रिज्या यहां तक जाओगे तब मिलेगा। अब ये त्रिज्या नहीं रहा, ये केवल एक रेखा नॉर्मल मान लो, बड़े वृत्त के लिए एक रेखा है। कैसी रेखा है, जो कि इसके जीवा पे क्या है, लंब है। तो आप क्या लिखोगे, जैसे आपने लिखा कि ओपी परपेंडिकुलर ए बी, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या, एपी ये बराबर हो जाएगा किसके, पीबी के। दोनों भाग बराबर हो जाएगा ना। रीजन आप यहां पर दो, क्या रीजन दोगे, केंद्र से जीवा पर, ऐसे लिख दे, जीवा ए बी पर डाला गया लंब, लंब का भी नाम आप बता दो, ओपी। लंब आपका ओपी है ना। ये क्या होता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। आप ऐसे भी कर सकते थे, यह लाइन आप ऊपर लिख देते, चूंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अतः एपी बराबर पीबी। अरे जो मैंने ऐसे कोष्टक में रीजन दिया है, आप इतना चूंकि यहाँ इतना लिख के इसके नीचे ही लिख सकते थे। समझ आ रहा नहीं, समझ लिखने के कई तरीके, आप जैसे आपका मन कर। तो बस आपको यही प्रूफ करना था कि ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा।
आपने ये सिद्ध कर पाया कि ये दोनों क्या हुआ, बराबर। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है किसी को? एक बार फिर से देखना, आप देख लो, आपको यहाँ पर क्या दिया था, एक छोटा वृत्त दिया था और एक बड़ा वृत्त दिया था, और दोनों वृत्त का केंद्र आपने क्या माना है, ओ माना है। आपको बोल रहा है कि जो बड़े वृत्त की ऐसी जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, आपको सिद्ध करना कि यह स्पर्श बिंदु से समद्विभाजित हो जाती है, यानी स्पर्श बिंदु के इधर का भाग बराबर होगा स्पर्श बिंदु के उधर का भाग। अब जैसे हमें पता चला यह स्पर्श बिंदु है, यानी फिर यह स्पर्श रेखा हुआ, यह स्पर्श रेखा हुआ। तो अगर यह स्पर्श रेखा है, छोटे वृत्त के लिए त्रिज्या हुआ, तो जो त्रिज्या होती है वह स्पर्श रेखा पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो अगर हम छोटे वृत्त को भूल जाएं, केवल बड़े वृत्त का बात करें, तो बड़े वृत्त के लिए यह जीवा हुआ, और यह केंद्र से होकर जाने वाली ऐसी रेखा है जो कि इस जीवा पे परपेंडिकुलर है, तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या कर देता है, समद्विभाजित। तो जैसे समद्विभाजित हुआ तो ये दोनों क्या हो गया, बराबर। दिक्कत नहीं है ना? तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो। फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। आप देखते हैं आपका उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में क्या बोला है, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ ये बराबर है 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ। आपको बोला कि एक O केंद्र वाला वृत्त है, ये आपका क्या है, O केंद्र का एक वृत्त है, इस पे कोई बाह्य बिंदु है T। इस बाह्य बिंदु T से क्या किया गया है, मान लो एक स्पर्श रेखा यहाँ पर और कुछ दूसरा स्पर्श रेखा समझ लो, मान लो यहाँ पर इस तरीके से खींचा गया है। इस पॉइंट को क्या बोला है, P, और इस पॉइंट को क्या बोला है, Q, और इन दोनों पॉइंट को मिलाया है और इस सेंटर से मिला दिया है। तो आपको क्या सिद्ध करना है कि जो एंगल PTQ होगा यह बराबर होगा 2 गुना किसके, एंगल OPQ। आओ ध्यान से समझो, PTQ एंगल कहां पर है, एंगल PTQ यहां पर है ना, और एंगल OPQ कहां है, OPQ ये एंगल है। तो आपको सिद्ध करना है कि जो यह एंगल है इस एंगल का क्या होगा, दुगना होगा। जैसे यानी अगर ये 30 अंश होगा तो फिर ये इसका दुगना यानी 60 अंश होगा, अगर ये 10 अंश होगा तो ये 20 अंश होगा। बात समझ आ रहा है ना? अब ध्यान से देखो, आप इस क्वेश्चन को 2 तरीके से जा सकते हो। या तो आप इस एंगल को मान लो कुछ पहले, और फिर इस एंगल आप जितने मानोगे इसको, अगर मान लो आप इसको थीटा मान लो तो आप दर्शा दो इसे 2 थीटा, या आप इसे थीटा मान लो, फिर इसे क्या दर्शाना पड़ेगा, θ/2। अरे भैया अगर यह एंगल इसका क्या होगा, दुगुना होगा, तो फिर यह एंगल इसका आधा होगा। बोलो बात समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है? अगर आपको यह दर्शाना है कि यह इसका दुगना होगा, यानी आप ये भी दर्शा सकते हो कि यह इसका आधा होगा। दोनों बात का एक ही मतलब है। तो आप जैसे कर लो, अगर आपका मन है, ध्यान से इधर सुनो, आप इसको थीटा मान लो, तो फिर आपको ये दर्शाना है कितना होगा, 2 थीटा। अरे यही तो दर्शाना है ना कि ये जो एंगल है उस एंगल का क्या होगा, 2 गुना होगा। तो आप क्या करो, देखो इसको भी मिला दो। आपको पता है कि अगर यह रेडियस है तो ये भी क्या होगा, बोलो। और एक त्रिभुज में अगर 2 भुजा बराबर है तो उसके सामने का कोण भी बराबर होगा। तो अगर यह भी रेडियस है, यह भी रेडियस है, तो इसके सामने कोण अगर ये थीटा है तो इस रेडियस के सामने यह कोण क्या होगा, थीटा ही होगा। बोलो। तो अगर क्योंकि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर, किसी भी त्रिभुज में अगर 2 भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण अगर थीटा होगा तो इसके भी सामने का कोण क्या होगा, थीटा होगा। बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर यह भी रेडियस है, यह भी रेडियस है, तो क्या आपको ये त्रिभुज दिखा, इस त्रिभुज में अगर 2 भुजा बराबर तो इसके सामने का कोण भी क्या होगा, बराबर। तो अगर इस रेडियस के सामने कोण आपने थीटा माना है तो इस रेडियस के सामने भी कोण कितना आ जाएगा, पक्का। अब ध्यान से देखो, एक त्रिभुज में कितना कोण बनता है, कुल मिला के 180 अंश का कोण बनता है। एक त्रिभुज में कितना कोण बनता है, 180 अंश। तो आपको ये बात पता है क्या कि अगर ये थीटा है तो ये थीटा है, ये दोनों मिलकर 2 थीटा हुआ, और आपको पता है कुल मिला के 180 अंश। तो फिर बचा कितना, 180 में से इन दोनों को घटा दो। अरे दोनों मिलकर 2 थीटा हो गया ना, तो जो बचा 180 में से दोनों को घटा दो, जो बचा वो तीसरा हो जाएगा। तो यानी यह पूरा कोण क्या हो जाएगा, 180 - 2 थीटा। हमको क्या चाहिए, यह पूरा कोण चाहिए। बात समझ आ रहा है ना। और यह पूरा कोण कैसे, ध्यान से देखो, आप 2 तरीके से जा सकते हो। एक सिंपल तरीका यह है कि अगर आप इसको भूल भी जाओ, अब आप इसको भूल भी सकते हो, क्योंकि अब आपको ये कोण चाहिए ना। तो बताओ, ये त्रिज्या है
यह स्पर्श रेखा है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच यह भी त्रिज्या है, यह भी स्पर्श रेखा है, इधर भी क्या होगा 90 90 180 हुआ, तो यह दोनों मिलके भी अब 180 आएगा, क्योंकि एक चतुर्भुज में 360 अंश का कोण बनता है, और एक चतुर्भुज में 360 अंश का कोण बनता है। तो अगर यह 90 हुआ, यह 90 हुआ, तो 90 90 180 हुआ। तो अगर अब ये दोनों मिलके 180 होगा, तभी तो 180 और 180 मिलके 360 होगा। तो यानी यह कोण, यानी जो एंगल टी है और जो एंगल ओ है, यह कुल मिलके कितना हो जाएगा 100। एंगल ओ तो आपको पता है कितना, 180 माइनस 2 थीटा, और यही एंगल टी निकालना है। तो 180 कैंसिल, तो एंगल टी बराबर माइनस 2 थीटा उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये तो आपको चाहिए था ना। आपने इसको थीटा मान चला, आपने इसको 2 थीटा दर्शा दी। आप ऐसे भी जा सकते हो, या आप अगर और कॉन्सेप्ट का यूज करना चाहते हो, आप इन दोनों को क्या करो, मिला लो। बात समझ में आ रहा है ना। फिर आपको लंबा करना पड़ेगा। यह पूरा 180 माइनस 2 थीटा है। आपको पता कि जितना यह होगा उतना यह होगा, और जितना यह होगा उतना यह होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर यह पूरा 180 माइनस 2 थीटा है, तो 180 माइनस 2 थीटा का आधा होगा, यानी 180 माइनस 2 थीटा का आधा करोगे 180 का आधा 90, और 2 थीटा का आधा थीटा, तो यानी 90 माइनस थीटा होगा। और आपको पता है कि अगर यह 90 माइनस थीटा है और यहाँ पर आपका क्या बना है 90 अंश, तो इस त्रिभुज में 2 कोण पता चला, तीसरा कोण बता सकते हो। अरे तीनों मिलकर 180 होता है। तो यह जो एंगल यहाँ पर मिला है, इस एंगल को चलो हम एक्स बोल देते हैं। यह एंगल एक्स, यह एंगल कितना है 90, और इतना एंगल केवल कितना मिला 90 माइनस थीटा। ये तीनों मिलकर एक त्रिभुज, और एक त्रिभुज में 180। देखो ये 90 90 180 हुआ, 180 180 कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस थीटा बराबर 0। तो x बराबर कितना हुआ, तो यानी आपको इतना कोण कितना मिला थीटा। तो आपको पता है कि अगर ये भी थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। अभी आपने देखा ना, स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण स्पर्श बिंदुओं को त्रिज्याओं से मिलाने वाली, त्रिज्याओं के द्वारा केंद्र पर बने कोण को जो मिलाने वाली रेखा होती है क्या करती है, समद्विभाजित करती है, आधा आधा में बांटती है। तो दोनों कोण बराबर होगा, ये थीटा, तो टोटल कितना हुआ 2 थीटा। तो हमें लगता है इससे बेटर आपका ये डायरेक्ट रहेगा। बात समझ आ रहा है ना। तो चलो फिर इसे हम लिखते हैं। चलो आपको क्या दिया है, एक वृत्त दिया है, इस वृत्त का केंद्र दिया है, इस पे 2 बिंदु दिया है जिसपे आपने क्या खींचा है स्पर्श रेखा। चलो मान लो ये बिंदु 1 है और ये आपका दूसरा बिंदु है, इसको टी बोला है, इस बिंदु को पी बोला है, इस बिंदु को क्यू बोला है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक ना। ठीक है, पहले आप इतने के बारे में लिख लो। दिया है ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। ठीक, बस इतना दिया, और कुछ दिया बोलो। यस, ये भी दिया कि यह बाह्य बिंदु है टी, इस बाह्य बिंदु से आपने वृत्त पे 2 स्पर्श रेखाएं खींचा, एक टीपी और टीक्यू। ठीक है, तो आप लिखो वृत्त पर स्थित 2 बिंदु है, वृत्त पर स्थित बिंदुओं, ऐसे लिख दो, वृत्त पर स्थित बिंदुओं P एंड Q पर बाह्य बिंदु, ना 2 बार ना लिखना पड़े, दोनों लाइन को मिला के हमने एक ही लाइन बना दिया। पर बाह्य बिंदु T से क्रमशः 2 स्पर्श रेखाएं, क्रमशः 2 स्पर्श रेखाएं, और कौन कौन सी स्पर्श रेखा, उसका नाम बताओ। टीपी एंड टीक्यू खींची गई है ना, क्योंकि दिया है तो इसलिए खींची। हमको अब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, कि यह जो कोण है यानी पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू ये बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू। कोई दिक्कत। चलो हम अपने मन से फिर इस कोण को सुविधा के लिए क्या मान लेते हैं। तो अगर ध्यान से देखो, यह आपका बिंदु P है ना, P से O को मिलाओगे तो ये भी त्रिज्या होगा, तो इसको मिलाओगे तो ये भी तो त्रिज्या ही होगा। तो ठीक है, पहले वो मान लो, माना, और मान क्यों रहे, बार बार हमको इतना OPQ ना लिखना पड़े, उसके जगह सीधा हमको क्या लिखना पड़े थीटा, इसलिए उतना माना एंगल OPQ कितने के बराबर है, थीटा के बराबर है। तो बताओ, चूंकि OP क्या ये बराबर है OQ के, देख लो फिगर, OP OQ के बराबर है, क्यों, रीजन देव कोष्टक में दोनों क्या है
त्रिज्या है, और त्रिज्या सदैव क्या होती है? तो दिस इंप्लाइज दैट त्रिभुज, किस त्रिभुज में? ओ पी क्यू में, त्रिभुज ओ पी क्यू में दोनों कोण बराबर हो जाएगा, यानी यह थीटा है तो ये भी थीटा होगा। आप बता सकते कौन सा एंगल? एंगल ओ पी क्यू, ये बराबर हो जाएगा एंगल ओ क्यू पी के, ओ क्यू पी के। बात समझ में आ रहा है ना? और क्यों बराबर होगा? और ये दोनों कितने के बराबर होगा? थीटा के बराबर होगा। रीजन दो क्यों? हाँ ना, त्रिभुज की बराबर भुजा की सम्मुख कोण, त्रिभुज की समान भुजा की सम्मुख कोण, समान भुजा की सम्मुख कोण। याद रहेगा ये प्रॉपर्टी ना? अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो उसके सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक, तो हम यह कोण बता सकते कि नहीं बता सकते? अब बोलो यह कोण क्या, यानी चूंकि एक त्रिभुज में 180 अंश का कोण बनता है ना, उसको बोलते हैं त्रिभुज का कोण योग गुण ना। तो फिलहाल चूंकि एक त्रिभुज में कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश का कोण बनता है। इतना देखो डिटेल लिखने का काम नहीं, लेकिन कोण बनता है। ज्यादा समझ में आए रिवीजन करो, इसलिए इतना पूरा लिखना है, ठीक है? कोण बनता है, तो इसलिए एक त्रिभुज में 180 अंश, यहाँ पर अंश लिख दिए ना, 180 अंश का कोण बनता है। हाँ ठीक, एक त्रिभुज में 180 अंश का कोण बनता है। तो इस त्रिभुज ओ पी क्यू से, तो दिस इंप्लाइज दैट त्रिभुज ओ पी क्यू से आप क्या लिख सकते हो? एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू, ये वाला एंगल, फिर ये वाला एंगल, यानी इस एंगल को क्या बोलोगे? पी क्यू ओ, एंगल पी क्यू ओ, और ये वाला एंगल यानी क्यू ओ पी, एंगल क्यू ओ पी, ये तीनों मिलके कितना हो जाएगा? 100। तो इस एंगल को आपने क्या मिला? माना है थीटा। इस एंगल पे आप क्या माना है? थीटा। और ये एंगल तो क्यू ओ पी बोले हो, यह कितना हुआ? 180। तो यहां से बताओ, ये थीटा और थीटा मिलकर 2 थीटा हुआ, तो यहां से हम केवल क्यू ओ पी बता सकते हैं। क्यू ओ पी ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2 थीटा। तो आपको यह भी कोण पता चला, 180 माइनस 2 थीटा। अब देखो इतना ना लिख सकते, हम डायरेक्ट इसे बता सकते हैं, क्योंकि एक त्रिभुज में 180 अंश का कोण बनता है, अतः एंगल क्यू ओ पी बराबर, आप खुद अगर सोच लो कि यह थीटा मिलकर 2 थीटा हुआ और तीनों मिलकर 180 अंश, तो पूरे में से इन दोनों घटा देंगे तो ये तीसरा बचेगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन समझ में इसलिए 2-3 स्टेप दिया गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, हमको तो यह एंगल चाहिए ना, तो यह एंगल देखो, यह एंगल में पता है 90 अंश, अरे त्रिज्या और स्पर्श रेखा बीच 90 अंश, त्रिज्या और स्पर्श रेखा बीच 90 अंश, और ये तीसरा भी एंगल पता है। जब एक चतुर्भुज में 3 एंगल पता है तो चौथा एंगल निकालने में कोई दिक्कत थोड़ी ना होगा। तो पहले एक काम करो, आप इतना काफी करो, फिर इसके आगे 2-3 लाइन और लिखना है, हम ऊपर लिख देते हैं। तो आप इसे कॉपी कर चुके होंगे। चलो अब क्या लिखोगे? किस चतुर्भुज का बात करते हैं? चतुर्भुज, या पहले आप बता दो कि यह एंगल 90 है और यह एंगल 90 है। चूंकि एंगल ओ पी टी ये बराबर होगा इस एंगल के ओ क्यू टी, एंगल ओ क्यू टी, और दोनों कितने बराबर होगा? रीजन दोगे क्या? सीधा से बोल दे, त्रिज्या परपेंडिकुलर होता है किसके? स्पर्श रेखा पर। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? त्रिज्या जो होता है वो आपका स्पर्श रेखा पर लंब होता है। ठीक, तो यह एंगल 90 हुआ। तो अब इस फिगर को मिटाते समझने के लिए, आप फिगर ऑलरेडी पहले बना चुके होंगे, तो बस फिगर में और समझाए समझ में आए इसलिए मिटाते। आपको पता है कि यह स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है। स्पर्श रेखा त्रिज्या के परपेंडिकुलर, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर परपेंडिकुलर, और ये कोण पता है। तो ठीक, 3 कोण पता है, तो कैसे लिखोगे? चतुर्भुज, किस चतुर्भुज में बात करें बोलो? टी पी ओ क्यू, चतुर्भुज टी पी ओ क्यू से ना क्या? एंगल टी प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ, अच्छा पी के बाद हाँ ओ, प्लस एंगल क्यू, ये कुल मिलके कितना हो जाएगा? 360 है। तो एंगल टी ही तो चाहिए हमको। एंगल पी कितना मिला? एंगल ओ कितना मिला? 180 माइनस 2 थीटा, और क्यू कितना मिला? यही बराबर कितना? 90
90 180, 180 मिलकर 360, तो ये 360 इधर से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से एंगल टी बराबर -2 थीटा को जाके क्या आ जाएगा, +2 थीटा। ये तो सिद्ध करना था, लेकिन आप इसे लिख दो, कैसे, इसे मिटाते हैं, ठीक है। चलो, तो दिस इंप्लाइज एंगल टी का पूरा नाम क्या है, PTQ ना, एंगल PTQ, ये बराबर होगा 2, ऐसे रखो, थीटा किसको माने थे, ख्याल है फिगर, अरे यही तो मिलाए थे, इतने को तो थीटा माने थे, यानी OPQ। तो थीटा की जगह हम एंगल OPQ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, आप रीजन दो, क्योंकि एंगल OPQ ये बराबर है क्या, थीटा के। अरे आपने इसको एंगल OPQ की एकदम स्टार्टिंग में थीटा माना है, तो बात समझ में आया कि नहीं समझ आया, आपको यही प्रूव करना था, तो इति सिद्धम। तो आपको कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर देखते हैं इसका हम अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में क्या बोला है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की, कोई आपका एक वृत्त है, ध्यान से देखो, क्या है, आपका एक वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर, मान लेते हैं इसका केंद्र क्या है, O, ठीक है। और आपको देखिए ये आकृति फिगर में ही दिया है, तो देखो आपको क्वेश्चन में दिया है ना, देखिए आकृति 10.10, तो आप वही फिगर देखते हुए बनाते रहो। इसकी त्रिज्या कितना दिया आपको, 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा, और इसकी एक जीवा है कुछ इस तरीके से, इसकी लंबाई कितना बोला है, 8 सेंटीमीटर। जीवा PQ है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट आपका क्या है, Q है, ठीक। P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं। आप P से होते हुए एक स्पर्श रेखा खींचो और आप Q से होते हुए एक स्पर्श रेखा खींचो, ये एक दूसरे को कहाँ स्पर्श प्रतिच्छेद करती हैं, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को बोला है क्या गया है, T। समझ में आ रहा है इतना ना, ठीक। आपको TP की लंबाई ज्ञात करनी है, TP यानी स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। फिगर तो समझ में आ रहा है ना, फिगर में क्या क्या दिया है, आपको दिया है एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है, इसकी त्रिज्या कितनी दी है आपको, 5 सेंटीमीटर, और ये जीवा है PQ ना, इसकी लंबाई कितना दिया है, आपको यह पूछा है क्या, T और P। अब ध्यान से देखो, क्या आपको पता है, चलो इस 8 सेंटीमीटर थोड़ा नीचे लिखते हैं ना, अगर आप इसको मिला दो, इधर सुनना, आप इसको मिला दो तो क्या यह इस पे परपेंडिकुलर होगा, ध्यान बताओ, परपेंडिकुलर होगा, क्यों, हमने जो आपको बताया है वो प्रॉपर्टी क्या बताया, यह क्या है, स्पर्श बिंदु है, बोलो, यह स्पर्श बिंदु है, तो स्पर्श बिंदुओं से होके जाने वाली जो त्रिज्या होती है वो केंद्र पर कुछ न कुछ कोण बनाएगी, अरे उधर से भी त्रिज्या जाएगी, इधर से भी त्रिज्या जाएगी, केंद्र पर कुछ कोण बनाएगी, और यहाँ पर स्पर्श रेखा के बीच कुछ कोण बना कि नहीं बना, अरे बाह्य बिंदु से होके जाने वाली स्पर्श रेखा के बीच कोण बना। तो अगर आप बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाओगे तो यह जो दोनों कोण बना, यह कोण क्या होगा, बराबर बराबर हो जाएगा, यानी जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो ये दोनों कोण बराबर बराबर होता है। मैंने ये कहाँ बताया है कि यह परपेंडिकुलर होता है, ये तो कहीं नहीं बताया मैंने केवल इतना बताया कि बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखाओं के बीच बने कोण तथा स्पर्श बिंदु से होके जाने वाली त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर बने कोण को समद्विभाजित कर देती, लेकिन ये परपेंडिकुलर होगा, ये कहाँ बताया है, ये वाला परपेंडिकुलर होगा, कैसे, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा, तो ये तो लंब भी तो बोला ही नहीं है ये क्वेश्चन में, फिर नहीं, ऐसे किसी कोण को आप मानना है तो आप थीटा मानोगे, 90 अंश नहीं मानोगे ना, किसी कोण को मानना है तो आप थीटा मान सकते नहीं, अपने मन से लंब, हाँ बिल्कुल सही बात है, आप यहाँ से इस पे लंब खींच सकते हो, लेकिन फिर ये जो लंब आप खींचो वो जाके यहीं पर मिले, ये जरूरी नहीं है, ये क्यों, मिल सकता है, नहीं भी तो मिल सकता है ना, फिर अब ध्यान से देखो, एक प्रॉपर्टी आपको क्लास 9th में ही मैंने पढ़ाया, और नहीं पढ़े हो तो आप इसको याद रख सकते हो, क्या, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, अगर दो भुजा बराबर है तो बराबर भुजा के बीच से खींचा गया जो लंब होता है, अगर यह लंब है तो फिर ये माध्यिका भी होगा, माध्यिका माने समझते हो कि नहीं समझते हो, जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में बांट दे, ठीक। यह कोण समद्विभाजक भी होता है, क्या होता है, कोण समद्विभाजक भी होता है, यानी अगर, ध्यान से इस बात को याद रखना,
अगर कभी भी दो भुजा, किसी भी त्रिभुज की दो भुजा क्या है, बराबर है, उन बराबर भुजा के बीच से आप इन तीनों में से कोई भी एक खींचो। जैसे अगर आपने माध्यिका खींच दिया, बराबर भुजा के बीच से आपने माध्यिका खींच दिया, तो यह जो माध्यिका होगा यह लंब भी होगा और कोण समद्विभाजक भी होगा। अगर आपने बराबर भुजा के बीच से कोण समद्विभाजक, क्या इन तीनों का मतलब तो समझ में आ रहा है? लंब क्या होता है? अरे ये लंब करने का मतलब ये शीर्ष लंब है। शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो लंब होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब। माध्यिका क्या होता है? शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, माध्यिका। माध्यिका मतलब सामने वाली भुजा के मध्य को जाके मिले। और कोण समद्विभाजक का मतलब क्या है कि शीर्ष पर जो कोण बना उस कोण को दो बराबर भागों में बांट दे, कोण को समद्विभाजित करने वाली जो रेखा होगी। बात समझ में आ रहा है ना? तो अगर बराबर भुजा के बीच से आप इन तीनों में से कोई एक खींचे, तो अगर मान लो ये खींचे तो ये दोनों होगा, यह खींचे तो ये दोनों होगा, और यह खींचे तो ये दोनों होगा। बात समझ आया कि नहीं समझ आया? तो अब बताओ, क्या आप अगर इस त्रिभुज में देखो या आप इस त्रिभुज में देखो तो क्या ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बोलो? दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो अगर स्पर्श रेखा की लंबाई दोनों बराबर है तो ये दोनों भुजा बराबर हुआ। इन बराबर भुजा के बीच से आपने क्या खींचा है, कोण समद्विभाजक खींचा है। अगर ये कोण समद्विभाजक है तो माध्यिका भी होगा और साथ साथ शीर्ष लंब भी होगा। शीर्ष लंब होने का मतलब इस धर जाके 90 अंश का कोण भी बनाएगा, और माध्यिका होने का मतलब इस दोनों को बराबर बराबर भाग में बांट भी देगा। बात समझ में नहीं समझ आया? आप इधर से ना जाके इधर से भी देख सकते थे। क्यों? अरे ये भी तो रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों भुजा बराबर हुई। तो अगर बराबर भुजा के बीच से ये देखो कोण को बराबर बराबर बांटता नहीं बांटता है, तो ये कोण समद्विभाजक हुआ। तो अगर बराबर भुजाओं के बीच से आपने कोण समद्विभाजक खींचा तो वह माध्यिका होगा। माध्यिका होने का मतलब जाके मध्य बिंदु पे मिलेगा, और साथ साथ क्या होगा, शीर्ष लंब, यानी ये लंब भी होगा। अब दोनों साइड से सोच सकते थे, बोलो? बात समझ में आया? तो अगर आपको पता चला, क्योंकि आपको सवाल में दिया है पूरा 8 सेंटीमीटर है, तो अगर यह पूरा 8 सेंटीमीटर है तो इतना कितना होगा और इतना कितना होगा, ठीक है? तो क्या आप यहां से इतना पता कर सकते हो? अरे समकोण त्रिभुज पाइथागोरस में लग जाएगा, और पाइथागोरस में आपको याद भी होगा 3 4 5। अगर यह 4 है या 5 है तो फिर ये कितना हुआ? आपको कहीं नहीं पूछा ये सब। 3 सेंटीमीटर आपको ये थोड़ा पूछा है, आपसे क्या पूछा है, ये पूछा है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको चाहिए, अगर ध्यान से देखो, आपको पता है कि यहाँ पर कितना बनता है, 90 अंश का कोण बनता है, बोलो? आपको ये पूरा पता है। अगर आपको ये पता चल जाता पूरा, इतना और पता चल जाता, इतना तो पता ही है। अगर ये पूरा पता चल जाता तो आप ये बता देते कि नहीं बता देते? एक काम करो, आप इतने को मान लो, जो आपसे पूछा हम इसको मान लेते हैं y, और इसको हम क्या मान लेते हैं, x। तो क्या अब यहां पर आप देखो दो चर चाहिए, एक x भी पूछा है और एक y पूछा है। अरे 2 चर हुआ तो 2 चर हुआ तो कितने समीकरण चाहिए, 2 समीकरण चाहिए। तो हमको तो 2 त्रिभुज भेजना पड़ेगा, 2 त्रिभुज समकोण होना चाहिए। तो है, देखो एक इधर वाला भी तो समकोण है और एक ये पूरा वाला समकोण तो है ही। तो एक बार आप इस त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लगा दो, और एक बार आप पूरी बड़े वाले त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लगा दो, तो 2 बार 2 समीकरण मिल जाएगा, और 2 समीकरण से हम 2 चर को हल कर सकते हैं। तो फिर लिखा जाए इसे, फिर लिखते हैं, फिर धीरे धीरे हल करते हैं ना। तो चलो पहले आपको जो दिया है आप उतना लिखो। क्या दिया है? दिया है क्या? केंद्र O वाला एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या भी दिया है ना, जिसकी त्रिज्या कितनी है, देखो 5 सेंटीमीटर, जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ठीक। इसकी एक जीवा है PQ, जिसकी लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। जीवा PQ बराबर 8 सेंटीमीटर या दिया, उसको लैंग्वेज में लिख देते हैं ना, 5 सेंटीमीटर है, तथा उस वृत्त की एक जीवा, उस वृत्त की जीवा PQ बराबर 8 सेंटीमीटर। बिंदु P और Q पर 2 स्पर्श रेखा आपने खींचा है, जो कि एक दूसरे कहां काटा, बिंदु T पर प्रक्षेप किया, सवाल में बोला है ना, ठीक है। वृत्त पर स्थित बिंदु, क्योंकि ये P और Q वृत्त पर ही तो स्थित होगा, तो वृत्त पर स्थित बिंदु, कौन सा बिंदु, P और Q,
पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है जो कि एक दूसरे को कहां प्रच्छेद किया, जो कि एक दूसरे को बिंदु T पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। इसको अपने क्या माना था, वन। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक तो जो देखो जो क्वेश्चन में दिया था वही हमने लिखा है। अब आपको पूछा क्या है, टीपी बराबर पूछा है, तो चलो उसको हम भी देखते हैं। सबसे पहले ये बात जो समझ में आया ना, इसको आप लिखोगे कैसे, इधर से बताएं कि इधर से बताएं, दोनों ओर का एक ही जैसे। आप इधर बताओगे तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। अगर आप इधर से बताओगे तो इधर त्रिज्या हो गई तो भी दोनों भुजा बराबर होगी, तो त्रिज्या से ही बता दे, ठीक है। चूंकि क्या क्या बराबर है, ओपी यह बराबर है किसके, OQ के, और ये क्या है, त्रिज्या है, इसीलिए क्या है, बराबर। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसके बीच से आप कोण समद्विभाजक खींचोगे, और ये कोण समद्विभाजक भी हुआ। तो चले पहले एक काम करो, बता ही दो ये कोण समद्विभाजक है। क्यों कोण समद्विभाजक है? अरे बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, बाह्य बिंदु को केंद्र से जो मिलाने वाली रेखा होती है वो यहाँ पर भी बने कोण को दो बराबर भागों में बांट देती है, और यहाँ पर भी बने कोण को दो बराबर भागों में बांट देती है। और जब यहाँ का कोण दो बराबर भागों में बटा तो ये कोण समद्विभाजक भी हुआ कि नहीं हुआ? तो चलो आप लिखो, चूंकि एंगल POT, यहां तक बता देते हैं ना, अभी लिखने के लिए यहां तक बोल देते हैं कि POT ये बराबर किसके, QOT के, एंगल QOT के, ठीक है। और क्यों बराबर है आप समझ रहे हो ना, रीजन बताओ क्या, बाह्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा केंद्र पर बने कोण को समद्विभाजक, हमको यहाँ पर नहीं काम है, हम यहाँ का बोल छोड़ते हैं, केवल यहाँ का काम है तो यहाँ का केवल बता देते हैं, केंद्र पर बने कोण को समद्विभाजित करता, ठीक है। रीजन 2, बाह्य बिंदु को केंद्र T है, यहां पर लिखना, केंद्र से मिलाने वाली रेखा, केंद्र से मिलाने वाली रेखा केंद्र पर बने कोण को, केंद्र पर बने कोण को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, ठीक है। ये सब मिटाते हैं तो समझने के लिए आवश्यक। तो जब आपको पता चला कि ये दोनों कोण बराबर है तो फिर ये कोण समद्विभाजक हुआ। तो अगर यह कोण समद्विभाजक हुआ और बराबर भुजा के बीच से खींचा गया जो कोण समद्विभाजक होता है वो शीर्षलंब भी होता है और वो माध्यिका भी होता है, ठीक है। तो अब बताओ, देखो ये दोनों भुजा बराबर था और ये दोनों कोण बराबर हुआ, तो यानी दिस इंप्लाइज दैट त्रिभुज, किस त्रिभुज, OPQ, त्रिभुज OPQ में ओ, चलो ये जहां पर काटा ये जीवा है ना, आपने मान लो ये जीवा को किसी बिंदु पर किस OPQR, चलो R नहीं बोले अभी कहीं ना, हम इसको क्या बोल देते हैं R। ये फिगर समझ में आ रहा है ना कि मिटा के फिर से बना दे फिगर, अभी कुछ ऐसा नहीं है, आप इतना समझना। इस बिंदु को हमने क्या माना, R, क्या माना, R, ठीक है। तो त्रिभुज OPQ में OR यह क्या हुआ, कोण POQ का कोण समद्विभाजक हुआ कि नहीं हुआ, OR कोण समद्विभाजक, सीधा ऐसे लिख देते हैं, कोण समद्विभाजक है। तो अगर यह कोण समद्विभाजक हुआ तो यह शीर्षलंब भी होगा और यह माध्यिका भी होगा, तो दिस इंप्लाइज दैट OR शीर्षलंब और माध्यिका भी होगा, माध्यिका भी होगा। और क्यों होगा, बात समझ में आ रहा है ना। जैसे आपको पता चलेगा कोण समद्विभाजक से शीर्षलंब और माध्यिका कहेंगे, आप समझ लोगे कि कोई बराबर भुजा के बीच से ही खींचा गया, और आपने यहाँ पर तुरंत ऊपर ही बता दिया कि कौन कौन सी दो भुजा बराबर है। तो अगर ये शीर्षलंब होगा और माध्यिका होगा तो ये फिर कोण नभ्यंश होगा,
यानी ये समकोण त्रिभुज होगा, बोलो। yes, तो अगर यह समकोण हुआ तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल, बताओ कौन सा एंगल, ओ आर पी, एंगल ओ आर पी, ये कितना होगा? अच्छा, ये भी बोल सकते हो और ये भी बोल सकते हो, यानी क्योंकि एक सरल रेखा में 180 अंश का कोण बनता है, अगर एक 90 हो तो दूसरा अपने आप 90 हो जाएगा, यानी पी आर टी, एंगल पी आर टी, ये भी कितना हो जाएगा? क्यों? क्योंकि शीर्षलंब है और माध्यिका भी है, माध्यिका होने का मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। कौन कौन सा बराबर? पी आर आर क्यू के बराबर होगा, एंड पी आर ये बराबर होगा। अच्छा, दोनों कितना हो जाएगा? अरे पूरा तो 8 था, जब बराबर बराबर बांटे तो 4 4 मिला, और ये कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। और रीजन दे दो, 4 सेंटीमीटर क्यों लिखे? क्योंकि जो पूरा पी क्यू है ये कितना है? 8 सेंटीमीटर। अरे पूरा पी क्यू 8 सेंटीमीटर था और जब आपने उसको बराबर बराबर बांटा तो 4 और 4 भी तो होगा। ठीक है, तो आपका काम हो गया। आप इसको वाई मान लो और आप इतने को पहले, अच्छा पहले आप ये निकालो 3 सेंटीमीटर। अभी तो आपने को ये पता नहीं है ना, अभी केवल इतना पता कि ये कोण समद्विभाजक था, जाके मिला तो ये परपेंडिकुलर भी होगा और माध्यिका भी होगा, तो ये 4 4 हो जाएगा। तो ये 4 है, ये 5 है, तो हम यहाँ से ये बताओ किस त्रिभुज में? पी आर क्यू, त्रिभुज पी आर क्यू से क्या बोल सकते हो? ये जो आधार होगा यानी ओ आर का स्क्वायर, आधार का वर्ग किसके बराबर होता है? कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण यानी क्या है? 90 अंश के सामने वाला कर्ण होता है, तो यानी पी ओ का स्क्वायर, ओ बनाना, पी ओ का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। पक्षांतर करके लिख दे, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? अरे आपको आधार चाहिए तो आधार का वर्ग किसके बराबर होगा? कर्ण वाले में से, कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटाना पड़ेगा, या तो आप लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये बराबर कर्ण का वर्ग होता है, तो पक्षांतर करके लिख दिए। तो यहां से बताओ क्या हो जाएगा? ओ आर का स्क्वायर ये बराबर होगा, पी ओ कितना दिया देख बताओ फिगर में? 5, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25, माइनस पी आर कितना दिया है? 4, तो 4 का वर्ग 16, तो 25 में से 16 घटाओ कितना हो जाएगा? 9। तो यानी यहां से आप बता सकते हो ओ आर बराबर कितना? √9, और √9 का वैल्यू यानी 3 सेंटीमीटर। आपको यह पता चला यहां से यहां तक ये कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलो हम इसको मान लेते हैं x और इसको क्या मान लेते हैं? y। तो यहां पर लिखे, चलो माना क्या? TP बराबर y एंड TR बराबर कितना? x। तो ये दिक्कत यहां तक नहीं है, और 2 चर है तो फिर आपको 2 समीकरण बनाना पड़ेगा। तो 2 समीकरण बनाने के लिए 2 त्रिभुज चाहिए। 2 त्रिभुज यानी एक त्रिभुज यहां पर है और ये समकोण त्रिभुज है, बोलो इसका नाम टी पी आर। तो समकोण त्रिभुज यहां से लिख देते हैं ना ऐसे, समकोण त्रिभुज, नाम बताओ उसका? टी पी आर से। समकोण त्रिभुज में क्या जानते हो? जो लंब कर्ण का स्क्वायर है ये बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कितना है? x का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो? y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 16। मान ले कुछ समीकरण एक। अब आप दूसरा समकोण त्रिभुज ढूंढो, ये ना, क्यों? अरे त्रिज्या, ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा, त्रिज्या स्पर्श रेखा बीच 90 अंश कोण बनता है। तो अब बता दें क्या है इसको, चूंकि एंगल टी पी ओ ये कितने के बराबर है? क्यों? रीजन बता दो। त्रिज्या परपेंडिकुलर टू स्पर्श रेखा, कोई दिक्कत? और जैसे यह 90 अंश हुआ तो आपको एक समकोण त्रिभुज ये भी मिला। तो समकोण त्रिभुज का नाम बताओ? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज नाम बताओ? टी पी ओ से। क्या लिख सकते हो? अब देखो 90 अंश के सामने वाला कर्ण होता है, तो अब आपकी एक कर्ण पूरा इतना हुआ, यानी इतना x और इतना 3, यानी कर्ण का वर्ग यानी x प्लस 3 का वर्ग, ये बराबर होगा। अगर ये पूरा कर्ण हुआ तो एक कोई लंब होगा, कोई एक आधार होगा। तो चलो हम इसको बोल लेते हैं कितना? y स्क्वायर, और इसको क्या बोल देते हैं? 5। तो 5 का स्क्वायर कितना है? 25। दिक्कत नहीं है ना? तो बताओ ये कितना हुआ? दिस इंप्लाइज दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो क्या? अरे a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab यानी 2x इंटू 3, तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, तो 6x। ये किसके बराबर हुआ? y स्क्वायर प्लस
25। इसको क्या मान ले, समीकरण नंबर, घटा दे क्या इसमें से इसको, चाहे घटा दोगे, देखो ध्यान से देखो, आप जब घटाओगे वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर, या आप ऐसा काम करो ना, वाई स्क्वायर बराबर जो जानते हो लाके पर रख दो। तो आप एक काम करो, पहले ऊपर कॉपी करो, तो फिर हम फिगर भी आप साथ में कॉपी कर लेना, फिर इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। तो आप इसे कॉपी कर चुके होंगे। तो बताओ किस किस समीकरण से हम बात कर रहे हैं, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो बताओ समीकरण 1 में वाई स्क्वायर बराबर इतना है, उसको ले जाके इसमें रख रहे हैं ना, तो यहाँ पर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, ये बराबर हुआ वाई स्क्वायर की जगह हम कितना रख सकते हैं बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 16 और बाकी 25 बचा है क्या, तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो बचा कितना, अब सबको एक तरफ कर लो, फिर यहाँ पर बचा कितना 6x बराबर इधर कितना बचा 16। अच्छा 16 में से 9 घटा दो, प्लस 9 उधर जाके माइनस 9 हो जाएगा क्या, बोलो प्लस 9 उधर जाके माइनस 7 बचा, अरे 16 में से 9 घटाओगे 7 ही बचेगा, और ऑलरेडी यहाँ पर 25 है, तो 25 और 7 कितना हो जाएगा 32 ना, तो ये कितना हुआ 32। अरे डायरेक्ट जोड़ घटाना कर समझ में आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। तो x बराबर कितना हुआ 32/6, यानी x बराबर आप इसे 6 से 16 दूना 32 और 2 तिहाई, अरे 2 16 32 और 2 तिहाई 6, तो यानी आपको ये कितना मिला, x बराबर इतना दूरी 16/3। ये जो x का मान मिला, x मान ले जाके कहाँ रख दो, समीकरण 1 में, तो आप ऐसे लिखो समीकरण कितने से, 1 से, समीकरण 1 से क्या बोल सकते हो, वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 16 है ना, एक्स स्क्वायर यानी 16/3 का स्क्वायर प्लस 16, तो वाई स्क्वायर बराबर, देखो 16 का स्क्वायर जानते हो, अगर 16 का स्क्वायर नहीं जानते हो तो हम 16 कॉमन ले ले, सर जी एक्स स्क्वायर की जगह 16/3 है, एक्स स्क्वायर की जगह 16/3 नहीं, एक्स का मान 16/3 आया है ना, तो हमको यहाँ पर एक्स का स्क्वायर करना है ना, तो यानी 16/3 का स्क्वायर करना है। तो अगर आप 16 का स्क्वायर नहीं जानते, ध्यान से देखो, यहाँ से 16 कॉमन ले सकते हो, ध्यान से देखना, तो यहाँ पर बचेगा कितना, अरे 16 का स्क्वायर था, 16 कॉमन ले तो 16 बचेगा, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर पूरा बचेगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो कितना बचा 1। समझ में आया क्या ये बात। और अगर नहीं आपको दिक्कत है तो आप एक काम करो ना, 16 का वर्ग सीधा लिख ही दो, 16 का वर्ग कितना होता है 256, और 3 का वर्ग कितना हुआ 9, और यहाँ पर कितना बचा है 16, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना 256/1 करके इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर सकते हो, तो 16 9 144 और 9 1 9, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हुआ, जोड़ो 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4, और यहाँ पर क्या बचा 9, तो वाई बराबर स्क्वायर जाकर क्या आ जाएगा √400/9, तो वाई बराबर 400 का अंडर रूट 20 और 9 का अंडर रूट, तो वाई का वैल्यू भी आपको मिला 20/3, और यही वाई चाहिए था क्या, अरे आपसे केवल टीपी पूछा था ना, सवाल में आपको केवल टीपी पूछा था, तो टीपी को आपने क्या माना है वाई, तो वाई बराबर आपको कितना मिला 20/3। एक लाइन आप नीचे लिखोगे, अतः टीपी बराबर कितना 20/3 सेंटीमीटर है। तो समझ में आया ये। यस सर। आप इसको एक दूसरे भी तरीके से कर सकते थे, शायद आपके लिए थोड़ा इससे सिंपल पड़ जाता, इससे सिंपल क्या बहुत सिंपल पड़ जाता, बताएं, पहले आप इतना कॉपी कर लो। सुनो देखो, हम ये फिगर, ये आपका वृत्त था, मान लो ये केंद्र क्या है, इसका केंद्र O है, यहाँ पर एक बिंदु था P, यहाँ पर एक बिंदु है Q, और यहाँ पर एक स्पर्श रेखा है, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा है, और ये दोनों एक दूसरे कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, बिंदु T पर। ये आपकी थी जीवा, ये त्रिज्या आपको दिया था कितने 5 सेंटीमीटर, और ये बाह्य बिंदु को हमने केंद्र से मिलाया था। तो आपको पता है कि इस त्रिभुज में यानी, और ये कहाँ काटा है जीवा एक दूसरे को R पर काटता है, तो ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज में भी देखो एक कोण समकोण है, और ये जो स्पर्श रेखा है त्रिज्या भी इसके साथ क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो ये भी कोण क्या हुआ 90 अंश हुआ। और जो आप ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज देख रहे हो, इसमें यह कोण और जो छोटा वाला त्रिभुज है इसमें यह कोण कॉमन हुआ, तो दो कोण अगर कॉमन मिला तो ए समरूप का कसौटी से आप दोनों त्रिभुज को क्या बोल सकते हो, समरूप। तो पहले आप लिखो किस किस त्रिभुज में, चूंकि कोण, कौन सा कोण, एंगल, पहले 90 अंश वाला बता दे, PRO, यह बराबर है किस एंगल के, TPO के, एंगल TPO, और ये दोनों कितने के बराबर अंश है, बराबर है 90 अंश के।
और जो छोटा वाला, पहले हम छोटे वाले त्रिभुज के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि देखो पहले हम क्या लिखे PRO, तो छोटे वाले त्रिभुज का कोण बताएं। तो अब जो दूसरा कोण बताएंगे वो भी पहले हम छोटे वाले का बताएंगे। छोटे वाले का यानी यह कोण O, तो यह कोण O ROP, एंगल ROP यह बराबर है किस एंगल के, यह एंगल छोटे वाले त्रिभुज में भी इतना है और पूरे बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी वही एंगल है, यानी TOP, एंगल TOP। और ये दोनों क्या है, उभय निष्ठ कोण है, उभय निष्ठ कोण है। तो अगर दो कोण बराबर हुआ तो AA समरूपता कसौटी से, AA समरूपता कसौटी से आप क्या बोल सकते हो, दोनों त्रिभुज समरूप हुआ। कौन कौन सा त्रिभुज, जब आप त्रिभुज को समरूप लिखते हो तो जो कोण बराबर होगा, जैसे छोटे वाले का कोण R तो बड़े वाले का कोण R भी बराबर था, नहीं बड़े वाले का कोण P समकोण था। जो छोटा वाला त्रिभुज है इसका कोण R समकोण है और जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसका कोण P समकोण है। तो R के सामने हम किसको लिखेंगे, P को। छोटे वाले त्रिभुज का एंगल O, बड़े वाले त्रिभुज का भी तो एंगल O, ये दोनों बराबर था। तो छोटे वाले में बचा कितना, R लिख चुके, O लिख चुके और फिर यहाँ पर बचा क्या है, फिर P। और बड़े वाले में क्या बचा है, P लिख चुके हो, O लिख चुके हो, फिर क्या बचा है T। तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे क्या हुआ है, समरूप। और जैसे ही दो त्रिभुज समरूप हुआ तो आप लिख सकते हो RO बटे पहला दूसरा भुजा बटे पहला दूसरा भुजा यानी PO बराबर होगा दूसरा तीसरा भुजा यानी OP बटे दूसरा तीसरा भुजा यानी OT बराबर हो जाएगा पहला तीसरा भुजा यानी RP बटे पहला तीसरा भुजा यानी PT। अब देखो हमको RO पता है, PO पता है, PO क्या है आपका, ये भी हमको पता है। OP, O से P तक हमको ये पता है और O से T तक हमें ये नहीं पता है। RP, R से P तक हमको ये पता है और PT हमको ये चाहिए। तो एक काम करो, फिर इसको हम नहीं लिखेंगे, बस इन्हीं दोनों से काम कर लेंगे। तो इसका आपको काम नहीं पड़ेगा, लेकिन आप इसे लिख दो, ये आपका क्या था, OT। तो दिस इंप्लाइज दैट RO बटे PO ये बराबर होगा किसके, RP बटे PT के। तो बस यहां से आप निकाल सकते हो। RO का वैल्यू कितना था, 3 सेंटीमीटर, PO का वैल्यू कितना था, 5 सेंटीमीटर, RP का वैल्यू कितना है, R से P तक आपको पता है कितना, 4 सेंटीमीटर, और हमको PT चाहिए तो यहाँ पर PT वैसे लिखो। तो 75 करो, यहां से बता सकते हो क्या, PT बराबर 5 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 5 चौक 20 और ये 3 नीचे चला जाएगा। तो PT आपको कितना मिला, 20 बटे 3 सेंटीमीटर। आप इस तरीके से भी ये PT बता सकते थे, बाकी ये दूसरा ऑप्शन भी आप कर सकते हो। तो ये प्रश्नावली आपका उदाहरण यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो प्रश्नावली का क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।